प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 14 के पाठ हीट ऊष्मा पर चर्चा करूंगी। बच्चों यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यहाँ पर प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से जो सही विकल्प है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से क्या ऊष्मारोधी है? ऊष्मारोधी अर्थात वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, अर्थात जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ विकल्प में दिया हुआ है लोहा, सोना, चांदी और प्लास्टिक। तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि लोहा, सोना और चांदी इन तीनों से ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिससे होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, अर्थात प्लास्टिक जो है यह ऊष्मारोधी पदार्थ है। तो इसमें हम लोग प्लास्टिक को सही करेंगे। एक खाना पकाने का बर्तन काला होता है क्योंकि काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। हाँ बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गहरे रंग के पृष्ठ हैं वे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। काली सतहों को साफ करना आसान है, यह सही नहीं है। काले पदार्थ अधिक गर्मी को दर्शाते हैं, यह भी सही नहीं है। और बर्तन की सामग्री क्षतिग्रस्त नहीं होती, यह भी सही विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर है काले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इसे पानी से भरे एक मग में गिरा दिया गया। पानी का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस था। तो ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा? तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पानी से भरा हुआ मग है और पानी का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस और इसमें एक लोहे की गोली डाली गई है और लोहे की गोली का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस ही है। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर पानी और लोहे की गोली दोनों का तापमान जो है यह समान है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह किसी भी दिशा में नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है कि किसी भी दिशा में नहीं होगा। चौथा प्रश्न है, गर्मी स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सही उत्तर होगा विकिरण। प्रश्न संख्या 2, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान क्या होता है, पता कीजिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, तवे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों? तो बच्चों आप लोगों ने तवा देखा है। तवा जो है यह धातु का बना होता है और इसका उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है। जब हम रोटी पकाने के लिए तवे को आग पर चढ़ रखते हैं तो तवा गर्म होने लगता है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। और जब हम तवे को नीचे उतारते हैं तो हमें तवे को पकड़ना पड़ता है और चूंकि तवा गर्म है तो हमारे हाथ को जलने का खतरा रहता है। लेकिन जब हम तवे को पकड़ने वाले हत्थे में लकड़ी लगा देते हैं तो हत्था गर्म नहीं होता, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि लकड़ी जो है यह ऊष्मा की कुचालक है और हम आराम से तवे को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और यही कारण है कि तवे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है। प्रश्न संख्या 4, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों की
तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण है। पारा एक तरल धातु है। तापमान बढ़ने से पारा का प्रसार एक समान होता है। पारा जो है यह एक समान रूप से फैलता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा चमकदार होता है और इसे हम शीशे के बाहर से भी देख सकते हैं और यह शीशे से चिपकता नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों से तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक अर्थात वे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह होने देते हैं और ऊष्मारोधी अर्थात वे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते। तो ऊष्मा चालक का 2 उदाहरण होगा तांबा और लोहा। धातुएं जो हैं ये ऊष्मा की चालक होती हैं। और ऊष्मारोधी का 2 उदाहरण होगा लकड़ी, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक। छठा प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी की समानताएं और अंतर लिखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यह डॉक्टरी तापमापी है और यह प्रयोगशाला तापमापी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं। तो दोनों का सिद्धांत एक ही है कि ताप से पदार्थ फैलता है। दोनों से पदार्थों के तापमान को मापा जाता है और दोनों में ही पारा जो है यह द्रव के रूप में भरा रहता है। दोनों तापमापी में पारे का ही उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का, मनुष्य के शरीर का ही तापमान मापा जा सकता है और अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परास मतलब रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परास जो है रेंज यह 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास एक विभंग किंक होता है और यह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में कोई भी विभंग नहीं होता। और चौथा अंतर है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में केवल अधिकतम तापमान को मापा जाता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों को माप सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है, व्याख्या कीजिए। तो मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्ण होता है, क्योंकि कई परतों के बीच वायु भी विद्यमान होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है। और यही कारण है कि सर्दियों में एक मोटी चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतली चादर ओढ़ने से अधिक ऊष्मा मिलती है। प्रश्न संख्या 8, समुद्र समीर और जल समीर कैसे चलता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। बच्चों, समुद्र समीर का अर्थ है समुद्र की ओर से चलने वाला समीर अर्थात हवा। वह हवा जो समुद्र की ओर से जमीन की तरफ चलती है। यह दिन के समय होता है। दिन के समय स्थल जो है जमीन तेजी से गर्म होती है और समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब स्थल गर्म हो जाता है तो स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर आती है और इसे ही हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। स्थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहती हैं और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की जो गर्म हवा है यह समुद्र की ओर चली जाती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली हवा को ही समुद्र समीर सी ब्रीज कहते हैं। और थल समीर का अर्थ है थल की ओर से चलने वाला समीर। रात्रि में समुद्र का जल जो है यह स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। तो समुद्र का जल गर्म है
समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ की खाली जगह को भरने के लिए स्थल की ओर की ठंडी हवा समुद्र की ओर आती है। स्थल की ओर से आने वाली इस हवा को ही थल समीर लैंड ब्रिज कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, रात्रि में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, अतः समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थल की ओर से आने वाली इस हवा को ही थल समीर लैंड ब्रिज कहते हैं। 9वां प्रश्न है, सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, क्यों? तो बच्चों, चिड़िया जब अपने पंख फुला लेती है तो उसके शरीर और पंखों के बीच की जगह में वायु भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है और चिड़िया के शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और इससे बाहर की सर्दी का चिड़िया के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठी रहती है, मतलब इस तरह से यह अपने शरीर को गर्म रखती है। 10वां और अंतिम प्रश्न, गर्मियों में और सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग के होने चाहिए, क्यों? बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गहरे रंग के पृष्ठ है ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं और इसलिए इनमें गर्मी अधिक लगती है। मतलब जब हम गहरे रंग के छाते का उपयोग गर्मी के मौसम में करेंगे तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी, जबकि जो हल्के रंग के पृष्ठ है ये ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इनमें गर्मी कम लगती है। अर्थात जब हम हल्के रंग के छाते का उपयोग करेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी। इसीलिए गर्मियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते हल्के रंग के और सर्दियों में उपयोग में लाए जाने वाले छाते गहरे रंग के होने चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।